हाय एवरीवन, दिस इज शमा। हमारा जो टॉपिक है आज वो है टैक्स लायबिलिटीज़, जिसको हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि जो कौन कौन सी इनकम है वो कंपनी के लिए टैक्सेबल होती है। रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब भी किसी कंपनी के इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हम डिटरमाइन करते हैं तो उससे पहले हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन करते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन अ टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। जो कंपनी है उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो या तो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो जो इनकम है वो किस प्लेस पे रिसीव्ड या एक्रूअल हुई है और किस टाइम पर रिसीव्ड या एक्रूअल हुई है। जो कंपनी है वो दो टाइप की हो सकती है, एक होती है कंपनी रेजिडेंट और एक होती है नॉन रेजिडेंस। अब हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। पहला करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट। जो कंपनी है वो हमेशा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट होती है। The total income of any previous year of an assessee who is a resident include all incomes from whatever source derived। चाहे वो किसी भी सोर्स से इनकम डिराइव्ड हुई है, अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल करती है ना तो वो इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। पहली कंडीशन है इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर वो इनकम इंडिया के अंदर रिसीव्ड हुई है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड, मतलब हमने मान लिया है कि वो इंडिया के अंदर ही रिसीव्ड हुई है, तो फिर वो चाहे कहीं पर भी अक्रूड हो या अराइज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो इनकम कंपनी के लिए टैक्सेबल होगी। दूसरी कंडीशन है accrue or arise or deemed to be accrued and arise to the assessee in India during such previous year whether received anywhere। और अगर वो इनकम accrue और deemed to be accrued in India हुई है, चाहे फिर वो received कहीं पर भी हुई हो, वो इनकम जो है वो कंपनी के लिए टैक्सेबल होगी। तीसरी कंडीशन है accrue or arise to the assessee outside India during such previous year या फिर received or deemed to be received outside India from a business set up outside India। देखो, कोई एक रेजिडेंट है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, वो इंडिया में रहता है, फिर उसको जो इनकम है वो कहीं पर भी एक्यूर हुई है, बेशक से फॉरेन में हुई है, और उसको रिसीव भी वहीं पर हुई है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इंडिया में आएगा वापस, तो वो इनकम जो है वो इंडिया में उसके लिए टैक्सेबल होगी। इन सारे पॉइंट्स को भी एक चार्ट के साथ याद करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जो वो इनकम है वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। अब दूसरा केस करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में कौन कौन सी इनकम है जो कि टैक्सेबल होती है। द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी हु इज नॉन रेजिडेंट इंक्लूड ऑल द इनकम्स वट एवर सोर्स डिराइव्ड। वो किसी भी सोर्स से डिराइव्ड हो रही हो, बट अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी नॉन रेजिडेंट के लिए। इट इज़ रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइज एनीवेयर। अगर कोई भी इनकम है जो कि रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड हुई है इंडिया के अंदर तो वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो कहीं पर भी एक्रूड या अराइज हुई हो, या फिर वो एक्रूड और अराइज या डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया हुई है, फिर चाहे वो कहीं पर भी रिसीव्ड हुई हो, वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। अब आपको मैं पहले ना रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड या एक्रूड और अराइज या फिर डीम टू बी एक्रूड और अराइज का मतलब बता देती हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला आता है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। द टर्म रिसीव्ड मीन्स द रिसीप्ट ऑफ इनकम ऑन फर्स्ट ओकेजन। जो इनकम है जो जनरेट हुई है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर रिसीव हुई है, किस प्लेस पे रिसीव हुई है, उस चीज़ को हम देखते हैं। अगर वो इनकम फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रिसीव हुई है किसी भी असेसी को, तो जो वो इनकम है वो टैक्सेबल होती है, फिर वो चाहे कहीं पर भी एक्यूर या अराइज हुई हो, बट अगर वो फर्स्ट टाइम रिसीव्ड हुई है वो भी इंडिया के अंदर तो वो टैक्सेबल होगी। और दूसरा आपका आता है डीम टू बी रिसीव्ड।
द डीम टू बी रिसीव्ड मीन्स इनकम विच इज़ नॉट एक्चुअली अर्न और रिसीव्ड। जो इनकम है वो एक्चुअली में अर्न या रिसीव नहीं हुई है, बट हमने ये मान लिया है कि वो जो इनकम है वो असेसी को मिल चुकी है और उसको वो रिसीव्ड इंडिया के अंदर हो चुकी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीम टू बी रिसीव्ड। एक एग्जांपल लेती हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन अ पेंशन स्कीम और आरपीएफ टू द अकाउंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। देखो ये हमने पढ़ा है सैलरी हेड में, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय के आरपीएफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता रहता है, बट वो आरपीएफ का पैसा जो होता है वो एम्प्लॉय को उसी टाइम नहीं मिलता है, वो उसके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। लेकिन हम अभी से ही कंसीडर करते हैं कि जो वो पैसा है वो एम्प्लॉय को मिल चुका है और उसको हम उसकी सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो मतलब हम इसको डीम टू बी रिसीव्ड मान लेते हैं, बट एक्चुअली में वो रिसीव नहीं हुआ होता। नेक्स्ट आपकी टर्म है एक्यूर और अराइज। एक्यूर और अराइज मीन्स राइट टू रिसीव द इनकम एज अगेंस्ट रिसीव ऑफ इनकम। जो इनकम है वो उसको अभी रिसीव नहीं हुई है, बट उसको राइट मिल गया है, राइट टू रिसीव मिल गया है कि वो इस इनकम को रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एसएससी ने अपनी या तो मूवेबल या इमूवेबल असेट्स को ट्रांसफर करा है और उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन हो गया है, वो पैसा अभी उसको मिला नहीं है, मतलब रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उसके नाम पर वो जनरेट हो गया है, मतलब एक्यूर हो गया है, अराइज हो गया है और उसको राइट मिल गया है कि जब भी वो पैसा आएगा वो उसको रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट हम आती है डीम टू बी एक्यूर और अराइज। Deemed to be accrued or arise means that the income has actually not accrued or arise in India, but it is deemed to accrue or arise in India under the Income Tax Act. जो income है वो actually accrued और arise इंडिया में नहीं हुई है। यहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि जो accrue और arise हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है और received अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर है कि जो इनकम एक्यूर और अराइज है वो इंडिया के अंदर हो ही नहीं रही है, बट हम उसको डीम टू बी एक्यूर और अराइज इन इंडिया मानते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना कुछ इनकम्स दे रखी हैं अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंदर। अगर वो इनकम्स कोई भी एसएससी रिसीव करता है तो हम मान लेते हैं कि वो डीम टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी नॉन रेजिडेंट को कोई रॉयल्टी के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है, पे करती है, तो हम मान लेते हैं कि जो वो पैसा है वो इंडियन गवर्नमेंट से मिला है, तो वो मतलब इंडिया में ही जनरेट हुआ है, इंडिया में ही एक्यूर हुआ है, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होता है। या फिर कोई भी इंडियन कंपनी जो कि इंडिया के आउटसाइड डिविडेंड पे करती है तो वो भी नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो उसको इंडियन कंपनी से मिला होता है। अब हमने जो भी पढ़ा है इसको एक शॉर्ट नोट के साथ याद कर लेते हैं, बट एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में अगर आपको ये चार्ट बनाना है वो किस तरीके से बनाना है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। पहले हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, मतलब वो इंडिया के अंदर रिसीव्ड हुई है, चाहे वो कंपनी या असेसी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों के लिए ही वो टैक्सेबल होगा अगर रिसीव्ड इन इंडिया है। दूसरा पॉइंट, अगर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए ही टैक्सेबल होगा। और तीसरा केस है, अगर एक्यूर्ड और अराइज इन इंडिया है, वो भी दोनों केस में टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। और फोर्थ केस है डीम टू बी एक्यूर्ड और अराइज इन इंडिया, वो भी दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, वो दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। तो जो शुरू के 4 केस है ना, उनमें दोनों के लिए ही टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। 4 केस कौन से हैं? या तो वो इंडिया के अंदर रिसीव हुआ है, या वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या वो एक्यूर और अराइज इंडिया के अंदर हुआ है, या फिर वो डीम टू बी एक्यूर और अराइज इन इंडिया है। उसके बाद 5th केस आता है इनकम रिसीव्ड और एक्यूर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया, जो कि इनकम है वो रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है और एक्यूर्ड और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, पर वो किस बिजनेस से हो रही है? कंट्रोल इन इंडिया। वो जो बिजनेस है वो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, तो रेजिडेंट्स के लिए तो वो टैक्सेबल है, पर नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट केस है इनकम रिसीव्ड और एक्यूर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया। इसमें भी जो इनकम है वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है और एक्यूर्ड और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस
कंट्रोल आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशन एनी अदर सोर्सेज। वो जो बिजनेस है वो भी आउटसाइड इंडिया ही कंट्रोल हो रहा है, तो क्या वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा? हाँ, उसके लिए तो जरूर होगा, क्योंकि वो उस इनकम को इंडिया में ही तो लेकर आएगा, तो वो उसके लिए टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा है जो रेजिडेंट एसएससी होता है उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है, और जो नॉन रेजिडेंट होता है उनके लिए ये 4 केसेस हैं शुरू के, वो टैक्सेबल होते हैं। और अगर कोई भी इनकम उनको रिसीव्ड और एक्यूर्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है तो वो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। अब देखो ये चार्ट है, अगर आपको एग्जाम में जब अटेम्प्ट करना है तो आपको इस तरीके से चार्ट बनाना होगा। ऊपर लिखना होगा टैक्स इंसिडेंस फॉर कंपनी एसएससी, ठीक है। यहाँ पर इनकम्स लिखनी है और यहाँ पर बताना है कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट किसके लिए वो टैक्सेबल होगा और किसके लिए नहीं होगा। तो जो पहला केस है वो लिखना है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया में इनकम रिसीव्ड हो रही है, फिर वो कहीं पर भी एक्रूड और अराइज हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो दोनों के लिए टैक्सेबल है। दूसरा केस है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तब भी वो दोनों के लिए टैक्सेबल है, और अगर वो एक्यूर और अराइज इन इंडिया है तब भी वो दोनों के लिए टैक्सेबल है, और अगर वो डीम टू बी एक्यूर्ड और अराइज इन इंडिया है तब भी वो दोनों के लिए टैक्सेबल है। जो ये 4 केस हैं वो तो फिक्स हैं। फिर नेक्स्ट केस आता है इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया। जो इनकम है वो रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है और एक्यूर्ड अराउज भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, बट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जो बिजनेस है वो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है इनकम रिसीव्ड और एक्यूर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जो बिजनेस है वो भी आउटसाइड इंडिया ही कंट्रोल हो रहा है और रिसीव और एक्यूर भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो रेजिडेंट के लिए वो फिर भी टैक्सेबल होगा क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आपका 7th केस आता है इनकम रिसीव्ड और एक्यूर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। अगर किसी और सोर्स से भी कोई जो इनकम है वो रिसीव्ड हो रही है या फिर अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, मान लो कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर की सर्विस देने गया है या फिर कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने गया है, तो उससे अगर उसको कोई इनकम अराइज हो रही है तो रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है 8th केस, और ये ऐसा केस है जो कि दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल है। देखो, इनकम एक्यूर्ड अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल होती है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो एक पर्सन है XYZ जो कि लंदन में रहता है, और वो लंदन में ना उसने बहुत पहले 2-3 लाख रुपए कमाए थे। मान लो 2012 में उसने 2-3 लाख रुपए कमाए थे, और वो 2022 में उसको इंडिया में लेके आ रहा है, तो क्या वो उसके लिए टैक्सेबल होगा इंडिया में? नहीं, क्योंकि वही इनकम टैक्सेबल होती है जो कि प्रीवियस ईयर में या तो आपको रिसीव्ड हुई है या फिर एक्यूर्ड और अराइज हुई है। अगर प्रीवियस ईयर से पहले के ईयर्स में कोई इनकम आपको मिली है और आप उसको बाद में रिमिटेड मतलब इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, तो वो ना तो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी और ना ही वो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ इलिस्ट्रेशन लिखी हुई है, इनको पढ़ते हैं और बताते हैं कि वो जो रेजिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। पहले जो इलिस्ट्रेशन है वो है इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। एक कोई प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, उससे इनकम होती है और जो वो पैसा है वो पाकिस्तान में ही डिपॉजिट करा दिया है, तो वो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अ पाकिस्तान एंड डिपॉजिट देयर इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट एसएससी, बट नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड डिपॉजिट देयर इज नॉट टैक्सेबल for non-resident because it was not received or deemed to be received in India or not accrued or arise or deemed to be accrued or arise in India। मैंने आपको बताया था अगर ये 4 केस हैं तो वो टैक्सेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए, बट इनमें से कोई भी चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, वो
प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान में ही इनकम रिसीव हुई है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है हमारी, past untaxed foreign income brought into during the previous year rupees 10,000। कोई पास्ट की इनकम है जो कि फॉरेन इनकम है और वो पर्सन है वो इंडिया के अंदर लेके आ रहा है, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? रेजिडेंट के केस में past untaxed foreign income brought into in India in the previous year is not taxable as it is not income of previous year। देखो ये रिमिटेंस का केस हो गया है, प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, कोई पास्ट की इनकम है जो कि हम इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। और सेम आपका नॉन रेजिडेंट के केस में है, उसके केस में भी वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद जो हमारी थर्ड इलिस्ट्रेशन है वो है प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस स्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर 20,000। प्रॉफिट हो रहा है किस बिजनेस से? जो कि पाकिस्तान में स्टैब्लिश है और साथ में जो पैसा है वो वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। आउट ऑफ 20,000 अ सम ऑफ 10,000 इज ब्रॉट टू इंडिया। दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो रेजिडेंट के केस में क्या ये टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस स्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट in a bank there is taxable for resident because it is controlled from India and full amount of profit will be taxable। चाहे वो आधा पैसा इंडिया में लेके आ रहा है, हमने पढ़ा है ना कि वो 10,000 रुपये लेके आ रहा है इंडिया में, चाहे वो 10,000 लेके आ रहा है या 5,000 लेके आ रहा है, वो इंडिया का रेजिडेंट है और जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो रेजिडेंट के लिए फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। बट जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडिया का रेजिडेंट तो है ही नहीं, और वो मान लो पाकिस्तान में ही रहता है और पाकिस्तान में ही उसको इनकम हुई है और पाकिस्तान में ही उसको रिसीव भी हो गई है, तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट बिकॉज it is received outside India and not included in tax liability incidence for non-resident। Next आपकी illustration है income accrued in भोपाल but received in Singapore rupees 8,000। जो income है वो accrued हुई है भोपाल के अंदर और रिसीव्ड हुई है सिंगापुर के अंदर। तो हमने पढ़ा है अगर वो एक्यूड या अराइज इंडिया के अंदर होता है तो वो दोनों केसेस में टैक्सेबल होता है, चाहे फिर वो रिसीव कहीं पर भी हो। ये रेजिडेंट के केस में है इनकम एक्यूड इन भोपाल बट रिसीव्ड इन सिंगापुर इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट बिकॉज इट इज एक्यूड इन इंडिया। तो ये टैक्सेबल है 8,000 रुपीज। सेम आपका है नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम एक्यूड इन भोपाल बट रिसीव्ड इन सिंगापुर इज टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट बिकॉज इट इज एक्यूड इन इंडिया, तो इसके लिए भी ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप्स अ नॉन रेजिडेंट। एक जो नॉन रेजिडेंट है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया 5,000 रुपीज। इलिस्ट्रेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है जो कि आपका है रेजिडेंट या फिर या नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो सकता है, उसने बी को लोन दिया किसके लिए? बिजनेस कैरी करने के लिए, ठीक है, कहाँ पर? इंडिया के अंदर, ठीक है। अब जो बी है ना वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है ए को, तो क्या ए के लिए जो वो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जिस पर्पस के लिए उसको लोन प्रोवाइड कराया है ना वो इंडिया के अंदर ही पूरा हो रहा है। इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए हमने उसको लोन प्रोवाइड कराया है। इसको समझते हैं। Interest received from Shri Philips on a loan that provide for business carried on in India. That's why it's taxable for resident SSC। और नॉन रेजिडेंट के केस में पढ़ते हैं Interest received from Shri Philips on loan that provided for business carried on in India is taxable for non-resident because it is provided for business established or carried in इंडिया। अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए या प्रोफेशन करने के लिए कोई भी लोन प्रोवाइड कराया है तो जो उस लोन से इंटरेस्ट आ रहा है उसका पैसा टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है।
हम ये मानेंगे जो पैसा है वो इंडिया के अंदर ही एक्यूड और अराइज हो रहा है, इसलिए वो टैक्सेबल होगा। तो ये 5 इलिस्ट्रेशन है जो कि मैंने ली थी आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। आई होप आपको ये सारे जो केसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे इस इलिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।